हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनसरकारी। आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स अराउंड फाइनेंस कमीशन, जो फर्स्टली हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है एंड पीटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड अगेन एज additional points it can be used even in mains also. So for more clarity we'll be taking this approach. So finance commission की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फाइनेंस कमीशन की। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इट इज अ की इंस्टीट्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद फिस्कल इम्बैलेंसेस between center and states as well as amongst the states also. सो फिस्कल इम्बैलेंसेस फाइनेंस कमीशन का अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल डेवल्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल पूल ऑफ फंड्स। सो सेंट्रल पूल बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का जो सारा टैक्स रेवेन्यू है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स। सो यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि हमें फाइनेंस कमीशन क्यों चाहिए। इकोनॉमी में हमेशा एक जो रीजन रहता ही है, बिकॉज आर रिसोर्सेज फाइनेंसेस दे आर लिमिटेड। तो कैसे हम उसको इफेक्टिवली यूज करेंगे, इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज वाई जनरल सेंस में बोल सकते हैं फाइनेंस कमीशन हमें इसलिए चाहिए। बिकॉज देर आर वेरिएशंस इन स्टेट्स रेवेन्यू ऑल्सो, हर स्टेट की जो ग्रोथ है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ है वो डिफरेंट है। सो एज टू एड्रेस दैट वी नीड अ फाइनेंस कमीशन इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, सो दैट सब स्टेट्स को जो पैसा चाहिए दैट इज अवेलेबल विद देम। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए एज एन इनेबलर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ टू सिक्योर हायर फंड्स वी नीड फाइनेंस कमीशन। फिस्कल फेडरलिज्म, सो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है फिस्कल फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एक रहे बिकॉज वी आर इन अ डेमोक्रेसी। सो अगेन फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच है। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट अगर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्टेट्स वुड रिवोल्ट अगेंस्ट कि क्या हमने पैटर्न फॉलो किया। एंड ऑब्वियसली यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। सो दैट इज वाई वी से कि वी रिक्वायर अ फाइनेंस कमीशन एंड थिंग्स फंक्शन अकॉर्डिंगली, एक प्रॉपर पैटर्न और सिस्टमैटिक तरीके से। फंक्शंस की अगर हम इन जनरल बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस डिटरमाइन क्या फैक्टर्स रहेंगे बिहाइंड इवन जो ग्रांट्स दी जाती हैं स्टेट्स को, ग्रांट्स इन एड बोलते हैं जिनको हम, एंड उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, क्या साइज होगा हर स्टेट के लिए। So to make recommendations to the president also as to measures needed to augment the fund of a state to supplement resources of local level पे भी पंचायत और municipalities in the state on the basis of recommendations made by the finance commission of the state. So basically state finance commission और जो finance commission union level पे उसमें भी there needs to be synergy. So एक ये important function है जो हम generally ज़्यादा बात नहीं करते, तो recommendation करते हैं president को regarding this also. And then fourth function it is related to is by the president in the interest of sound finance, and obviously president looks into it, and measures needed to augment the consolidated fund of states also to supplement resources of panchayats and municipalities, and these are again recommendations and mandatory nahi hai. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन का ओरिजिन कौन से टाइम पीरियड में हुआ, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, सो लॉर्ड रिपन्स कंट्रीब्यूशन आर सिग्निफिकेंट एज फार एज फाइनेंस कमीशन एंड इट्स बिगिनिंग इज कंसर्न्ड. सो ही बेसिकली ट्राई टू मेक लोकल इंस्टीट्यूशंस सेल्फ रिलायंट इन इकोनॉमिक सेक्टर. सो लोकल इंस्टीट्यूशंस पे ज्यादा फोकस था 1882 टाइम पीरियड की हम बात करें. ही डिवाइडेड द सोर्सेज ऑफ इनकम 3 कैटेगरीज में. इंपीरियल सोर्सेज जो बेसिकली आते थे सॉल्ट टैक्स से, एक्साइज, कोस्ट टैक्स, एंड दिस वाज अनदर टैक्स लॉन्डनम टैक्स. सो ये इंपीरियल सोर्सेज थे रेवेन्यू जनरेशन के लिए, इनकम जनरेशन के लिए. प्रोविंशियल लेवल पे वर्क्स दे वर रिलेटेड टू एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर एंड डिवाइडेड पोस्ट, इसमें लैंड टैक्स, फॉरेस्ट, स्टैम्प्स, they were under this category. So ये पहले के टाइम का colonial times का categorization था. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 में इसमें और फॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिला.
क्या बेसिकली टेनेट्स होने चाहिए, प्रोविजंस या प्रिंसिपल्स होने चाहिए टू प्रमोट फिस्कल फेडरलिज्म, एंड क्या बेसिस होना चाहिए ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग। देन 14th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन वाज डॉक्टर YV रेड्डी सर। सो उन्होंने रिकमेंड किया कि 42% डेवल्यूशन होना चाहिए ऑफ जो सेंट्रल पूल है, उसमें 100% जो पैसा है उसका 42% स्टेट्स को देना चाहिए एज अ डेवल्यूशन, फाइनेंशियल डेवल्यूशन टू द स्टेट्स। सो प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि 42% या ये फिगर हमें एक फेयर आइडिया होना चाहिए। सो इम्बैलेंसेस के पीछे रीजंस क्या हैं? हम जब स्टेट्स की बात कर रहे थे इन द बिगिनिंग कि हमें क्यों चाहिए फाइनेंस कमीशन, तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस कुछ एग्जिस्ट करते हैं। हमने बात करी थी डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न है, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी भी हर स्टेट की डिफरेंट है, हर स्टेट को डिफरेंट अमाउंट ऑफ पैसा डिवोट करना पड़ता है, या हर स्टेट में जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स है वो भी डिफरेंट है। तो इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस इमर्ज होते हैं। So that is because different levels of attainment by the states due to differential growth rates, development status अलग अलग है, infrastructure capital अलग चाहिए, investment अलग चाहिए। So that is why we see कि even state level पे भी investor summits host किए जाते हैं। So type 1 जो horizontal imbalance है, it is to do with the adequate provision of basic public goods and services. Type 2 जो है, it is due to the growth accelerating infrastructure or the transformational capital deficit जो states में exist करता है। तो एक सिंपल की कैटेगराइजेशन है। वर्टिकल इम्बैलेंस की हम बात करें तो दिस इज बिकॉज जो एसिमेट्री, फिस्कल एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है इन द पावर्स ऑफ टैक्सेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। तो ये वर्टिकल हो गया, मतलब यूनियन, स्टेट एंड लोकल लेवल पे वर्टिकल इम्बैलेंस हो गया, बिकॉज जो टैक्सेशन पावर है, कलेक्शन पावर्स हैं, वो भी डिफरेंट है इन तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स पे। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इम्बैलेंसेस को हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, कैसे हमने उसको एड्रेस किया है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एम्बॉडीज कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं सो एज टू एड्रेस दीज इम्बैलेंसेस। तो वी हैव लेवीड द ड्यूटीज। सो ऐसे क्वेश्चंस अगेन प्रीलिम्स में आए हैं कि लेवी ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर, बट वो कलेक्ट और रिटेन किए जाते हैं बाय द स्टेट्स। सो दिस इज अंडर आर्टिकल 268। कुछ टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं जो लेवी भी किए जाते हैं और कलेक्ट भी किए जाते हैं बाय द सेंटर, बट दैट इज असाइंड इन होल टू द स्टेट्स। वो सारा पैसा स्टेट्स को असाइन हो जाता है। कुछ ऐसे हैं शेयर, बेसिकली शेयरिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ ऑल द यूनियन टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 270। सो वी कैन जस्ट यहाँ पे भी वी नीड टू हैव अ फेयर आइडिया अबाउट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। एंड यहाँ पे देयर वाज एन अमेंडमेंट इन 1996 जो थी 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, replacing earlier provisions relating to mandatory sharing of income tax under Article 270 and permissive sharing of union excise duty under Article 272. तो थोड़ा सा structural reform हुआ है even after GST also. So यहाँ पे basically पहले ये mandatory था कि जो income tax revenue था वो mandatory था to share with states, but ये amendment के बाद it is not so. Then statutory grants and aid दी जाती है to the states. Then we have grants of any public purpose and loans for any public purpose are also given. So different ways हैं through which we try to address the horizontal and vertical imbalances. So जैसे यूनियन लेवल पे हम बात कर रहे थे फाइनेंस कमीशन होती है, स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन एग्जिस्ट करती हैं। सो these are also created every 5 years, जैसे यूनियन लेवल पे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में बनाई जाती है, एंड दिस इज अंडर 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। सो फाइनेंस कमीशन ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने बात करी थी आर्टिकल 280 बात करता है ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 243(1) इट सेज कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो इंश्योर करेंगे the laying of the state finance commission recommendations to the table of the state legislature. So union level पे it is the president of India, state level पे it is the governor's responsibility of part of functions. So it also includes a memorandum of action taken by government on the commission's report. So ये भी एक हम बोल सकते हैं कि part of documentation या report जो present होती है in the state assembly. So union government has always been accepting the recommendations of finance commissions, exception being the recommendations of third commission, जिसमें basically major recommendations were about
the plan grants. So general as a part of convention हमने देखा है कि legislature they accept जो भी finance commission की recommendations रहती हैं. So there have been major changes in public finances of the union. Definitely revenue sources में जिस तरीके से change हुआ है, increase हुआ है, कुछ sector में we have seen massive growth like services exports की अगर हम बात करें. So कुछ में again decline हुआ है and expenditure का जो पैटर्न है वो भी विद टाइम चेंज हुआ है, विद हाउ वी कैन से कि अब क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट का फोकस भी चेंज हुआ है. सो स्टेट्स ऑल्सो सिमिलरली लोकल लेवल पे भी हुआ है. तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ओवर 55 years covered by the finance commission, it has changed a lot. So initially constitution provided for sharing of only 2 central taxes with the states, जिसमें आर्टिकल 270 permitted mandatory sharing of net proceeds of income tax levied. ये हमने अभी बात करी. 80th Constitutional Amendment Act से this was amended, so it is no longer mandatory and collected by the union with these states. So दो part थे जो mandatorily share किए जाते थे with the states. So such proceeds assigned to states do not form part of consolidated fund of India. एक important detail है. Article 272 provided for sharing the union excise duties with parliament by law, so provided. So approval of parliament is important. ये खाली यहाँ पे एक टाइप ऑफ टैक्स की बात हो रही है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज के केस में. 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने बात करी, ये था पार्ट ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन. सो दिस पोजीशन स्टिल कंटिन्यूज till the amendment and it provided for sharing the proceeds of all union taxes. हमने बात कर ली. यहाँ पे even we talk about सो इनकी जो रिकमेंडेशन थी 10th फाइनेंस कमीशन की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इट प्रोवाइडेड फॉर शेयरिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ ऑल यूनियन टैक्सेस ड्यूटीज विद स्टेट्स एक्सेप्ट सेंट्रल सेल्स टैक्स का जो रेवेन्यू है वो शेयर नहीं किया जाता है विद द स्टेट्स. कंसाइनमेंट टैक्सेस नहीं होते हैं, सरचार्जेस जो लेवी होते हैं ऑन सेंट्रल टैक्सेस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सरचार्जेस से जो रेवेन्यू जनरेट होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स से जो होता है एंड सेसेस ऑल्सो जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो ये शेयर ये these are not part of the central pool as far as the devolution of finances to states is concerned. So this is very important statement. So this was done taking into account recommendation the 10th Finance Commission to enable states to derive the advantage of sharing the buoyancy of all the central taxes to ensure कि there is great uncertainty जब तक हम बात करते हैं financial resources की to the states. सो इसकी वजह से और सर्टेनिटी इंक्रीज हुई जब हम बात करते हैं 10th फाइनेंस कमीशन की जो और बाकी रिकमेंडेशन थी दे वर एक्सेप्टेड एंड इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द टैक्स रिफॉर्म्स. देन वी सी significant jump देखा from 55% to 85% in the share of taxes जो दिए गए as a part of devolution. Proceeds of income tax as recommended by the finance commission, उसमें significant jump देखने को मिला 55% से first finance commission से 9th finance commission के बीच में. Then for the first time 10th commission जो थी it lowered the share of taxes to 77.5%. एक ये चेंज हुआ. 11th फाइनेंस कमीशन में ये पहली ऐसी कमीशन थी टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन टैक्स शेयर्स अंडर द न्यू डिस्पेंसेशन. देन यहाँ पे 11th फाइनेंस कमीशन ने जो चेंजेस किए, इट रिकमेंडेड कि जो स्टेट्स का शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो फिक्स होना चाहिए 29% पे. Then for the first time again 11th फाइनेंस कमीशन ने इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल सीलिंग जो एक लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि रिजर्वेशन में एक ओवरऑल सीलिंग है जो इंदिरा साहनी केस में इम्पोज हुई, तो यहाँ पे फाइनेंशियल डेवल्यूशन में भी एक ओवरऑल सीलिंग होनी चाहिए ऑन द टोटल सेंट्रल ट्रांसफर्स जो स्टेट्स को किए जाएंगे. So this was part of 11th Finance Commission. तो similar questions आ सकते हैं with the name of and the number of Finance Commission. Indicative ceiling recommended by the Commission जो थी उन्होंने propose करा कि 37.5% ceiling होनी चाहिए. So इसको 38% तक increase भी किया गया 12th Finance Commission के जो recommendations का बात था. And 12th Finance Commission की बात करें तो उन्होंने increase किया share of taxes share of the states to 30.5%. So 11th Finance Commission का था 29%, 12th Finance Commission ने increase किया to 30.5%. 13th Finance Commission में it was again tasked to analyze the impact of proposed introduction of GST from 2010, but again उस time period पे GST implement नहीं हुआ था. But before implementation they just had this task कि क्या impact हो सकता है अगर GST implement होता है. So constitutional provisions की specifically बात करें आर्टिकल 280 हम देख चुके हैं.
जो मेन आर्टिकल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 268 है, this you can cover up. Factual है completely article 269, 270, 271, 274. So these are all related to finance commission. So 280 finance commission से related है. 281 recommendations of finance commission. So president shall cause every recommendation to be laid before the house of the parliament. State level पे हमने बात करी थी कि governor has a responsibility. 282 is expenditure deferrable by the union or the state office of revenue. So this is also actual. So Finance Commission Act जो है 1951 उसकी हम बात करेंगे. So ये act जो है Finance Commission Act 1951, the commission means जो Finance Commission होगी it would be constituted by the President of India under Article 280 of the Constitution. Qualification क्या है for appointment as the member of Finance Commission और manner क्या of selection. तो जो chairman होता है Finance Commission का, he or she shall be selected from the person who had the experienced मतलब कि experienced persons in areas of public affairs, and जो बाकी के 4 members रहते हैं they should be like you are or you have been or you are qualified to be appointed as judge of a high court. So this is their special knowledge होनी चाहिए finances and account sector में. You need to have wide experience in financial matters and administration and special knowledge of economics. So these are some qualifications to be member of Finance Commission. So personal interest to disqualify the members before appointing a person to be a member of the commission, president shall satisfy himself. So ये important है, ये confusing हो सकता है, but president shall satisfy himself that the person will have no such financial or other interest as is likely to affect the prejudicially his functions as a member of the commission. So member of the commission shall, whenever required by the president, so do furnish to him such information the president considers necessary. So whenever president considers it necessary, so information should be made available to him or her as a part of your duty. So qualifications के भी बात करी, disqualifications क्या है जो आपको allow नहीं करेंगे to be a member of the finance commission. So if you're of unsound mind, if undischarged insolvent ho, if it has been convicted of an offense involving moral turpitude, and if such financial or other interests are likely to affect your functions. So terms of office क्या है members की, या eligibility क्या है for reappointment. तो ये basically clear कर देता है कि a member can also get reappointed. So every member of the commission shall hold the office for such a period as may be specified in order of the president appointing him. Then provided that he may be by letter addressed to the president resign his office. So if basically a member wants to resign from finance commission, so the letter would be addressed to the president of India. Powers क्या है commission की? So commission shall determine क्या procedure है in the performance of their functions. All the powers of civil courts उनके पास रहती है under the code of civil procedure. In respect of summoning and enforcing the attendance of the witnesses. So यहाँ पे हम बात करें finance commission की powers क्या है. So they have the power of civil court. Summoning वो कर सकते हैं, requiring production of any document वो demand कर सकते हैं, and re-questioning any public record for any court or office. So these are 3 major civil powers जो उनके पास हैं. Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 480 and 482 of the CRPC. Then यहाँ पे proper एक timeline है. Finance Commission, first Finance Commission 1951 में establish हुई थी, so post independence, when we also had first general elections 1951 में. Chairman was KC Nyogi. So again 5 years के लिए हर साल हर बारी appointments हुई. Latest we know कि 15th Finance Commission's chairman was N.K. Singh sir. Duration 2020-25. So बस यहाँ पे एक change ये है कि it is not for 5 years, it is for 6 years. तो 2026 तक की duration है. So that's all in this part. अगले part में हम again 14th Finance Commission की क्या report है, क्या उनकी recommendations है, 15th Finance Commission की भी हम discuss करेंगे. So again ये prelims में पूछी जा सकती हैं. So that is why हम सिर्फ latest की जो last 2 Finance Commission है उनके important recommendations discuss करेंगे. So अभी तक जितने topics हमने cover किए हैं उसमें any doubt, any question? No, Mansi.
ठीक है, so let's close it here and For we'll the be examination perspective, 14 and 15 is very important. yes. उनका क्या रिकमेंडेशन है और हम्म, प्रीलिम्स से ही पूछा जाता है। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे 11th फाइनेंस कमीशन की भी और 12th की भी हमने थोड़ी इन डिटेल बात करी, तो यू कैन लुक फॉर दैट चेयरमैन आल्सो, सी रंगराजन सर, ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद द formation of committee on estimation of poverty line in India. So his contributions are important. So that's all. Thank you so much for joining in Sarkari, and do subscribe to the channel.